नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागड़ी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश कपूर सर, चीफ एडिटर ऑफ दृष्टिकोण.com। आज के सेशन में हम बताएंगे कि कल रात को जंतर मंतर में क्या हुआ। रात में जंतर मंतर पे क्या होता है ड्यूरिंग द सीजेपी प्रोटेस्ट। वी हैव सम वेरी गुड विजुअल्स अबाउट इट। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि ये इनके आगे के प्लान्स क्या है, भारत भर में क्या हो रहा है, क्योंकि भारत के अंदर भी ये कई चीजें अब शुरू हो चुकी हैं अलग अलग शहरों में। और फिर डिस्कस करते हैं जो सबसे मेन मुद्दा है, द कोर ऑफ द एंटायर थिंग, हाउ दिस इज कनेक्टेड टू द ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एबीसी जिसका नाम है, उसके साथ साथ कनेक्शन विद स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड या फिर बाकी की एजुकेशनल एंटिटीज। और धर्मेंद्र प्रधान इतने बुरे कैसे बन गए? क्या किया है धर्मेंद्र प्रधान ने कि उनको सूली पे लटका देने की बातें चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। कल अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच में बहुत डिटेल में कम से कम 3 घंटे मीटिंग चली है, 1-to-1 मीटिंग चली है। वाइल दिस एंटायर प्रोटेस्ट वाज गोइंग ऑन, दे वर हैविंग अ 1-to-1 मीटिंग। तो धर्मेंद्र प्रधान इतना घटिया एजुकेशन मिनिस्टर जो ये लोग बोल रहे हैं, वो कैसे बन गया? आफ्टर ऑल कॉकरोचेस इनसे नाराज क्यों हो गए हैं? भाई देखिए, कुछ चीजें समझ में आनी शुरू हो जानी चाहिए आप तक, जो हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, कि ये दिशा कहाँ जा रही है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच गायत्री। ये बड़ा फैसिनेटिंग सिचुएशन है जो समय हो रहा है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो मेरे को पूछने वाली थी वो ये थी, आपको याद होगा कि हमने जब टीसीएस नासिक का जब किया था, जब प्रोग्राम किया था, उस रात को मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है और पाकिस्तान के अगर हैंडलर्स थे तो हम ये कैसे मान लें कि वो सिर्फ हिंदू औरतों तक ही सीमित रह गए। Why did they only stop at Hindu women? Why wouldn't they have gone into the data itself? वो जो पूरा डेटा है उसको भी तो उन्होंने वो एक्सेस किया होगा। टीसीएस के पास सारे टेस्ट होते हैं, याद है आपको? मैंने उस दिन ये बोला था कि टीसीएस सारे टेस्ट कंडक्ट करता है, नीट करता है, जेई करता है, सीबीएस, वो सीबीएसई नहीं, ये वो सीयू ईटी करता है और एसएससी करता है, सारे वही करता है। तो मेरा उस दिन यही सोचना था, क्योंकि इन जितने पिछले इतने सालों में जितने स्टूडेंट्स थे, मिलियंस ऑफ इंडियन यूथ, उनके बायोमेट्रिक्स उस डेटाबेस में है जो टीसीएस के पास है। जिसके पास वो डेटाबेस पड़ गया वो कुछ भी कर सकता है। तो वो दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। और मैंने उस समय ये कहा था कि इसीलिए टीसीएस को रेगुलेशन, रेगुलेटरी जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उसमें वो डालना चाहिए उसके ऊपर, बिकॉज दिस इज नेशनल सिक्योरिटी इशू। दिस इज नॉट जस्ट अ वुमेन हरासमेंट और अ लव जिहाद इशू, दिस इज मच मच ब्रॉडर इशू। और कमाल की बात यह है कि जितने भी ये टेस्ट हैं जो या तो लीक हुए हैं या प्रॉब्लम हुआ है, जैसे सीयूईटी का टेस्ट है, वहां 2 घंटे के लिए उनका वो सिस्टम ही ब्रेक डाउन कर गया। वो तो एक चीज है। जेई का जो एग्जाम था, जेई का 2024 का एग्जाम था, उसमें आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहां क्या चल रहा था। एक एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसको फ्रेंचाइज दिया जाता है कि आप ये कंडक्ट वो कर सकते हैं एग्जाम। उन्होंने पता क्या किया था? उन्होंने दे हैड यूज्ड अ रशियन हैकर टू एक्चुअली गेट इनटू द होल सिस्टम, और उन लोगों से जिन लोगों को वो हेल्प कर रहे थे उनसे 15-15 लाख लिए थे उन्होंने। और 15 लाख लेके वो आराम से ऐसे बैठे होते थे, दिखाते थे कि हम एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं, पर वो सॉल्व नहीं कर रहे होते थे। बाहर से कोई उनका जेई का पेपर सॉल्व कर रहा था, उनको पास कराता था यहाँ। और ये जो सारे थे ये टीसीएस के साथ लिंक थे, टीसीएस आयन के साथ। What I'm trying to say is, जेल प्रहरी का पेपर, जेल प्रहरी वो राजस्थान का जो वो पेपर है, वो भी ऐसे ही लीक हुआ। वो एक्चुअली एक प्रोजेक्ट मैनेजर था जिसने वो जेल प्रहरी का पेपर लिया। जेल प्रहरी लाइक इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वो सीधा जेल्स के साथ लिंक्ड है। उसका पेपर लेके उसने अपने दोस्त को दिया, और वो आईटी का प्रोजेक्ट मैनेजर था। एक कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी गार्ड रेल्स है ही नहीं, कोई वॉल्स नहीं है बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सिक्योरिटी बहुत लैक्स थी, ये हमने उस दिन डिस्कस किया था। पर उन सब चीजों को, वो जो लीकेज हुआ है और जो इश्यूज हुए, उन इश्यूज को लेकर
एक पूरी भारत में मूवमेंट चल पड़ेगी, वो मैं नहीं जानता था उस दिन। ये हमने अप्रैल में बात की थी, अगर आपको याद हो। ये जो सीजेपी है ये जून में बनी है। आप भी इंस्टाग्राम पे हो, आप भी सोशल मीडिया पे हो, मैं भी सोशल मीडिया पे हूं। हम जानते हैं कि 1 मिलियन अगर फॉलोअर्स लेने हो ना इंस्टाग्राम पे, तो वो नानी याद आ जाती है इंसान की। कमर तोड़। इनके पास 21 मिलियन फॉलोअर्स आए इंस्टाग्राम पे इन अ मैटर ऑफ लेस देन अ वीक। इट इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली इंस्टाग्राम ऐसे अकाउंट्स को वो फ्रीज कर देता है जो उस तरह के फेक फॉलोअर्स लेते हैं, पर इनका जो अकाउंट था वो फ्रीज नहीं हुआ। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग अकाउंट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंस्टाग्राम। इसका मतलब ये है कि मेटा भी लाइक इसमें लिंक्ड होगा कहीं ना कहीं, ऐसे ही नहीं इतना बढ़ गया। तो ये अगर हम इसको अगर ब्रॉडली अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये पूरा खेल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा खेल है ये। और इसका जो सीधा जो लिंक है वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के साथ है। अब एजुकेशन मिनिस्टर ही क्यों, वाई वो धर्मेंद्र प्रधान, भाई ये पूछने वाली बात है ना। तो जितने चेंजेस आए हैं अगर आप देखो, चुपते चुपाते उन्होंने बिल्कुल पीछे से पूरी एनसीईआरटी की बुक्स चेंज की हैं। पहले ओरिजिनल जो हमारे जो हिस्टोरियंस होते थे, वो जादूनाथ सरकार और बाकी जो पहले के जो थे वो ब्रिटिश टाइम के जो थे, ये नहीं कि वो बिल्कुल सही थे, पर फिर भी उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी थी वो काफी ऑब्जेक्टिवली उन्होंने लिखने की कोशिश की थी। उसके बाद से जब ये नेहरूवियन और लेफ्टिस्ट जब आए हिस्टोरियंस, जब उन्होंने लिखनी शुरू की, जैसे रोमिला थापर, इरफान हबीब, आर एस शर्मा, बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र, इन्होंने जब लिखनी शुरू की, इन्होंने उसको पूरी तरह रिवाइज किया। दैट इज कॉल्ड रिविजनिस्ट हिस्ट्री। रोमिला थापर, इरफान हबीब और आर एस शर्मा की हिस्ट्री जो है वो रिविजनिस्ट हिस्ट्री है। उन्होंने उसको रिवाइज करके उन्होंने ये दिखाया कि हिंदूज क्यों खराब हैं और किस तरह से मुगल्स जो हैं, किस तरह से उन्होंने हमारे पे इन्वेजन किया। पर वो इन्वेजन नहीं था, वो एक्चुअली हमें आके वो हेल्प कर रहे थे। उन्होंने सब कुछ हमें दिया, उन्होंने बिरयानी हमें दी, उन्होंने हमारे यहाँ आके सारी मॉन्यूमेंट्स बनाई, उन्होंने हर चीज हमें दी, आलू प्याज तक उन्होंने हमें लाके दिया। हम तो बेवकूफ थे यहाँ पर। उन्होंने हमारे लिए हमारी रोड्स बनाई, सब कुछ उन्होंने किया। वो पूरी रिविजनिस्ट हिस्ट्री जो है उन्होंने लिखी। या तो वो, मैं हमेशा से ये मानता था, या तो आप बाबरनामा पढ़ सकते हो या आप रोमिला थापर को पढ़ सकते हो। बाबरनामा में जो लिखा है बाबर के बारे में वो अलग लिखा है, जो रोमिला थापर ने बाबर के बारे में लिखा है वो कुछ अलग लिखा है। आप अगर शोले की स्टोरी भी डाल देते तो भी वो चल जाती कि यही हमारी हिस्ट्री रही होगी। फिर मतलब वो हिस्ट्री का कोई सिर पैर नहीं था। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं उस हिस्ट्री का। आर्यन इन्वेजन थ्योरी हम सबने सुनी है। वो कहते थे कि आर्यंस आए, यहाँ पर हरप्पन्स थे, उन्होंने हरप्पन्स को मारा और भगा दिया और वो बहुत सारे लोगों को खत्म ही कर दिया। और हरप्पन के भगवान कौन होते थे? रुद्र, शिव। और आर्यंस के भगवान कौन होते थे? वायु, इंद्र, वो अग्नि वगैरह। राइट। हमारी स्टोरीज क्या है? ये वायु, इंद्र, अग्नि जो है वो हमेशा वो तड़पते रहते हैं, मरते रहते हैं और फिर भागते हुए जाते हैं महादेव के पास, महादेव हमें बचा लो। फिर महादेव उनको बचाते हैं। तो मतलब आर्यन आए अपने भगवान लेकर, उन्होंने हरप्पन्स को खत्म किया और फिर कहा जो इनका भगवान है ना उनको हम बना देते हैं महादेव, अपने भगवान है उनको हम जोकर बना देते हैं। वो उनको रिपोर्ट करेंगे भैया आप हमें बचा लो। कभी कहीं भी ऐसी कभी स्टोरी सुनी है? ऐसी स्टोरी सी ग्रेड राइटर्स लिखते हैं, पर ये वाली स्टोरी हमें वो पढ़ाई गई और हम मान भी गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो वाली हिस्ट्री जो है उसको कंप्लीटली चेंज किया जा रहा है। नाथुराम गॉडसे जो था वो आरएसएस का नहीं था, ये गांधीयन, वो गांधी असैसिनेशन केस के जजमेंट में है। इसके लिए राहुल गांधी ने एक्चुअली माफी भी मांगी है, पर ये अभी भी हिस्ट्री बुक्स में था, उसको निकाला गया। जो गुजरात 2002 में जो कुछ भी हुआ उसका जो फिक्शनल जो वो ये वर्जन जो था, जो ये राणा अयूब और इन सब लोगों ने, बरखा दत्त ने मिलके अपना पूरे करियर्स बनाए, उसको निकाला गया बिकॉज द एंटायर कोर्ट जजमेंट्स वर वेरी वेरी डिफरेंट। तो एक्चुअल फैक्ट्स पे उन्होंने अब पूरी हिस्ट्री डाली है। लेकिन इस समय भारत के पास सबसे ज्यादा यूथ है
It is the biggest number of youth that India has. आगे आने वाला इंडिया ये यूथ डिफाइन करेगा. इस यूथ को अगर ढंग की हिस्ट्री, ढंग का अगर सोशियोलॉजी, ढंग की एंथ्रोपोलॉजी अगर पढ़ाई गई तो भारत कहीं का कहीं निकल जाएगा. और अगर इनको वही झूठ, वही वो बकवास अगर पढ़ाएगी जो पहले से यरोमिला थापड़ जैसे लोग हमें पढ़ाते रहे हैं, जो बिल्कुल फिक्शन वो स्टोरीज थी, तो ये यूथ अपने आप को ही गालियां देता रहेगा, खुद को गलानी वो फील करता रहेगा. तो भारत या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दो डायरेक्शंस हैं. तो ये डर गए हैं बिकॉज दे नो कि जो धर्मेंद्र प्रधान जो ये पूरे चेंजेस कर रहे हैं उनका इम्पैक्ट आगे जाके क्या होगा. ये पहला तो ये मैं इम्पैक्ट बता रहा हूँ जो हिस्ट्री और जो सोशल साइंसेस का है. जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू चेंज द कंट्री इन अ बिग वे. बिकॉज जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ सबसे बड़ा यूथ है, उसका मतलब ये है उस यूथ को एक ऐसी एजुकेशन देनी है जो एजुकेशन आगे जाके उसका भला करेगी. राइट, एआई का जमाना है वो सब. तो बेसिकली फ्रॉम 10+2 सिस्टम वी आर मूविंग टू 5+3+3+4 स्ट्रक्चर. मतलब फाउंडेशनल होगा, फिर प्रिपरेटरी होगा, फिर मिडिल होगा, फिर सेकेंडरी होगा. और ये पूरा जो है, ये कैसे कैसे एक बच्चा आगे बढ़ता है, उसका जो चाइल्डहुड है, उसका जो प्ले बेस्ड लर्निंग है, उसके साथ उन्होंने मैप किया है फ्रॉम ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स. आगे आने वाला टाइम जो है उसके लिए हमारे यूथ को प्रिपेयर करना है. ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, दिस इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग आवर यूथ फॉर समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट. और ये सिर्फ एक एजुकेशन पॉलिसी ही नहीं है, बहुत सारी पॉलिसीज एक साथ आके जुड़ती हैं. स्टार्टअप पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, आगे की एक्सपोर्ट पॉलिसी, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू ऑल दिस.